नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक औरत का आत्मसम्मान। आज वह जीना नहीं चाहती थी, वह खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में बार बार यही विचार आ रहा था, अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब उसको नहीं जीना है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह खुद को मार देगी। सिर्फ खुद को खत्म कैसे करना है, वह सिर्फ यही सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा था, सभी ओर बिल्कुल शांति थी। अपनी ही सोच में डूबी वह नीचे बैठकर बहुत समय तक एकटक फर्श को ही देखे जा रही थी। रात के 2 बज चुके थे। उसके मुंह से अचानक निकला, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। अभी ऐसा बोलकर तुरंत वह एक जोश के साथ उठी और दूसरे रूम में जाकर, जहां चारों तरफ अंधेरा ही था, गले में फांसी का फंदा डालने लगती है। आखिर कौन है ये महिला? इसका गुनाह क्या है जो वह आत्महत्या करने जा रही है? क्या वह मौत को गले लगा लेगी? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मधु एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, जिसका परिवार कठिनाइयों से गुजर रहा था। जिसके पिता श्यामलाल गांव के छोटे से खेत में मेहनत करते थे और कभी-कभी दूसरों के खेत में मजदूरी भी करते थे। उसकी माँ पार्वती घर में कामों के साथ-साथ सिलाई बुनाई करके परिवार की मदद करती थी। मधु भी माँ के साथ बैठकर सिलाई का काम करती थी। उनके छोटे से घर में खुशी और संतोष के साथ-साथ जीने का प्रयास किया जाता था, लेकिन गरीबी की साए से वे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए थे। मधु की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सिलाई के काम को ही अपना भविष्य बनाने का सोचा। वह अपने काम में इतनी माहिर हो गई थी कि गांव और आसपास के इलाकों में उसकी बनाई साड़ियों और कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। फिर भी उसके मन में एक कसक थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जिसे करके वह अपने परिवार का जीवन बदल सके। दूसरी ओर रोहन शहर का एक अमीर और स्मार्ट लड़का था। उसके पिता विनोद शर्मा शहर के जाने माने उद्योगपति थे, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। उसकी मां सुमन शर्मा एक समाज सेविका थीं और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय थीं। रोहन का जीवन विलासिता से भरा था। उसने सबसे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की थी और वह अपनी खुद की एक स्टार्टअप भी शुरू करने की सोच रहा था। हालांकि रोहन के पास जीवन में सब कुछ था, लेकिन वह किसी तरह का एक खालीपन महसूस करता था। उसकी जिंदगी में हर चीज थी, लेकिन सच्चे रिश्ते की कमी थी। वह अक्सर सोचता था कि उसके जीवन में सच्ची खुशियों की कमी क्यों है। रोहन को किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो उसकी जिंदगी के खालीपन को भर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये साथी कौन हो सकता है और कब मिलेगा। मधु का काम बढ़ रहा था और एक दिन उसे शहर जाना पड़ा। उसे शहर में एक फैशन शो के लिए कुछ खास कपड़े खरीदने थे, जहां उसकी बनाई हुई साड़ियों और कपड़े प्रदर्शित किए जाने वाले थे। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। वह उत्साहित और चिंतित दोनों थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में यह पहली बार ही था जब वह शहर के किसी बड़े इवेंट में भाग लेने जा रही थी। शहर में पहुंचकर वह कपड़े की एक बड़ी दुकान में गई। वहां उसे वह कपड़ा मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। जब वह दुकान से बाहर निकल रही थी, तभी उसकी मुलाकात रोहन से हुई। वह अपने दोस्तों के साथ वहां आया हुआ था और उसके हाथ में कुछ पेपर वर्क था, जिसे वह ध्यान से देख रहा था। अचानक मधु की टक्कर उससे हो गई और उसके सारे कागजात जमीन पर बिखर गए। रोहन ने गुस्से में मधु को देखा और बोला, देखकर नहीं चल सकती? ये शहर है, गांव नहीं, जहां तुम बिना देखे चल सकती हो। मधु, जो पहले ही नर्वस थी, एकदम घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन गलती आपकी भी है, आप भी ध्यान नहीं दे रहे थे।
रोहन को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तर्क करना शुरू किया, लेकिन मधु बिना कोई बहस किए वहां से चल दी। रोहन को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक साधारण लड़की ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ ले आएगी। फैशन शो के दिन मधु ने अपनी तैयार की हुई साड़ियों को प्रदर्शित किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी डिजाइन को शो में सराहा गया। इस शो में कई बड़े व्यापारी और डिजाइनर मौजूद थे। रोहन भी इस शो में आया हुआ था, क्योंकि उसकी कंपनी इस शो के मुख्य प्रायोजकों में से एक थी। शो के बाद एक छोटे से संवाद के दौरान रोहन की नज़र मधु पर पड़ी। वह उसे पहचान नहीं सका, लेकिन मधु ने उसे तुरंत पहचान लिया। रोहन को जब पता चला कि यह वही लड़की है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी साधारण सी दिखने वाली लड़की इतनी टैलेंटेड है। उसने मधु से बात करने की कोशिश की, लेकिन मधु ने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि रोहन को मधु में कुछ खास नजर आया, उसने मधु से मिलने की ठानी और एक बहाने से उसके पास गया। उसने मधु से कहा, मैंने आपकी डिजाइन देखी, वाकई में आप बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे पिछली बार के लिए माफ कर दीजिए। मधु ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों ही उस दिन गलत थे। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। रोहन ने महसूस किया कि मधु सिर्फ एक टैलेंटेड डिजाइनर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और अच्छे दिल वाली लड़की है। मधु को भी रोहन की विनम्रता और उसकी मदद करने की प्रवृत्ति ने प्रभावित किया। जैसे जैसे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन जैसे ही ये दोस्ती गहरी हुई, संघर्ष भी बढ़ने लगे। रोहन के घर वालों को जब पता चला कि वह एक साधारण गरीब परिवार की लड़की से मिलने जुलने लगा है, तो वे चिंतित हो गए। रोहन के माता पिता ने उसे चेतावनी दी कि वह मधु से दूर रहे, क्योंकि उनका मानना था कि मधु के साथ उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। दूसरी ओर मधु के परिवार ने भी उसे रोहन से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कभी नहीं पाटी जा सकती और इस रिश्ते से मधु का दिल भी टूटेगा। मधु और रोहन दोनों ही अब एक कठिन परिस्थिति में थे। एक ओर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ रहा था, और दूसरी ओर समाज और परिवार की बंदिशें उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थीं। मधु ने खुद को रोहन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे बार-बार रोहन के करीब लाने पर मजबूर कर देती थीं। रोहन ने भी अपने परिवार के विरोध के बावजूद मधु से मिलना बंद नहीं किया। एक दिन रोहन ने मधु को शहर के एक खूबसूरत पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचकर उसने मधु से कहा, मधु, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इन सभी मुश्किलों का सामना करें। मधु ने रोहन की आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। उसने कहा, रोहन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारे परिवार से तुम्हारी दूरी बढ़े। मुझे डर है कि हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। रोहन ने मधु का हाथ थामा और कहा, मधु, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें हम हर मुश्किल का सामना एक साथ करते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि रोहन उससे सच्चा प्यार करता है। उसने भी रोहन से वादा किया कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहेगी। जब रोहन के माता-पिता को पता चला कि उनका बेटा मधु से शादी करने का फैसला कर चुका है, तो वे शुरू में बहुत नाराज हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा एक गरीब लड़की से शादी करे। उन्होंने रोहन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन अपने फैसले पर अडिग रहा। रोहन के माता-पिता ने आखिरकार मधु से मिलने का फैसला किया,
जब उन्होंने मधु को करीब से देखा और उसकी सादगी और स्वाभिमान को महसूस किया तो उनका दिल बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि मधु के पास वह सब कुछ है जो एक अच्छे परिवार की बहू बनने के लिए चाहिए। मधु के परिवार ने भी जब देखा कि रोहन और उसके परिवार ने मधु को स्वीकार कर लिया है तो उनकी चिंताएं कम हो गईं। उन्होंने इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया और दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मधु और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। यह शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि यह दो परिवारों का मिलन भी था, जिनके विचार और परंपराएं एक दूसरे से काफी भिन्न थीं। लेकिन रोहन और मधु ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के सामने कोई भी बंधन टिक नहीं सकता। शादी के बाद मधु पहली बार रोहन के बड़े और आलीशान घर में आई। वह इस नए जीवन और बड़े परिवार में खुद को ढालने के लिए तैयार थी। रोहन के माता-पिता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन मधु के मन में एक अजीब सा डर था। वह इस नए माहौल में कैसे खुद को संयोजित करेगी। रोहन की मां सुमन शर्मा समाज में एक प्रतिष्ठित महिला थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिताया था और अपने परिवार के उच्च मानकों पर खड़ा किया था। मधु को यह डर था कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी, लेकिन सुमन जी ने भी इस बारे में कुछ भी कहे बिना मधु का स्वागत किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। शादी के शुरुआती दिनों में मधु अपने नए घर और परिवेश को समझने की कोशिश कर रही थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाती, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह अपनी सासू माँ सुमन शर्मा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही है। सुमन जी एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थीं और मधु के मन में उनके प्रति एक अदृश्य डर था। मधु क्या ये डर उसकी सासू माँ सुमन जी भी महसूस कर रही थी। उन्हें पता था कि मधु का उनके घर में बसना आसान नहीं है। एक दिन सुमन जी ने मधु को अपने कमरे में बुलाया। मधु थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन सुमन जी ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद भी उसके सामने बैठ गईं। सुमन जी ने मधु से कहा, मधु, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब नया और शायद थोड़ा मुश्किल भी है। तुम एक नए माहौल में आई हो जहाँ सब कुछ अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मैं तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी माँ भी हूँ। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करती कि तुम सब कुछ तुरंत ही सीख जाओगी। मुझे मालूम है कि समय के साथ तुम सब कुछ सीख जाओगी और इस घर की आदर्श बहू बनोगी। मधु को सुमन के इन शब्दों ने बहुत हिम्मत दी। उसने महसूस किया कि सुमन जी उसे सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहती हैं। उसने सुमन जी से कहा, माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर की हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं। सुमन जी ने मुस्कुराते हुए मधु का हाथ थामा और कहा, मधु, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। तुम जैसी भी हो मेरे लिए वो ही सबसे खास है। बस तुम अपने मन से ये डर निकाल दो और इस घर को अपना समझो। मधु और सुमन जी के बीच का यह संवाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। सुमन जी ने अब मधु को अपनी बेटी की तरह देखना शुरू कर दिया। उन्होंने मधु को हर चीज में साथ दिया, चाहे वह घर के काम हो या सामाजिक समारोह। सुमन जी ने मधु को हर छोटी बड़ी चीज सिखाने का प्रयास किया और मधु ने भी इसे पूरे दिल से स्वीकार किया। मधु और सुमन जी का यह रिश्ता धीरे धीरे माँ बेटी का रूप लेता गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करती, खाना बनाते समय एक दूसरे से नई रेसिपी सीखती और यहाँ तक कि बाहर खरीदारी करने भी जाते। सुमन जी ने मधु को न केवल घर के कामों में माहिर बनाया, बल्कि उसे सामाजिक तौर तरीके और जीवन की बारीकियों को भी सिखाया। सुमन जी ने महसूस किया कि मधु का सादगी भरा स्वभाव और उसकी मेहनत उसे एक आदर्श बहू बनाता है। मधु भी सुमन जी के साथ समय बिताकर उन्हें और भी बेहतर समझने लगी। उसने महसूस किया कि सुमन जी के सख्त रवैये के पीछे एक नरम दिल और स्नेह भरा व्यक्तित्व छिपा हुआ है।
एक दिन सुमन जी की एक करीबी सहेली उनके घर आई। उन्होंने मधु को देखकर कहा, सुमन, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल बेटी जैसी लगती है। तुमने तो सच में इसे बहुत अच्छे से संवारा है। सुमन जी ने गर्व से कहा, यह सब मधु की अपनी मेहनत का नतीजा है। वह खुद बहुत ही सलीकेदार और समझदार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मधु सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मधु यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुमन जी उसे इस तरह से अपनाएंगी। वह उनके स्नेह और आदर्शवाद की बहुत आभारी थी। समय बीतता गया और मधु और रोहन के दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनके परिवार में खुशियों का माहौल था। लेकिन मधु के मन में कुछ समय से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि रोहन पहले की तरह उसे और बच्चों को समय नहीं दे रहा है। रोहन का रवैया बदल चुका था। वह घर में रहते हुए भी अक्सर खोया खोया सा रहता। जल्दी से किसी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता और छोटी छोटी बातों पर मधु से झगड़ने लगता। मधु ने सोचा कि यह शायद काम का तनाव है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह सिर्फ काम का तनाव नहीं बल्कि कुछ और भी है। मधु ने रोहन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। उसकी उदासीनता ने मधु को और भी चिंतित कर दिया। वह जानना चाहती थी कि आखिर रोहन की जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया जिसने उसे इतना दूर कर दिया है। इस बीच रोहन के जीवन में एक और महिला आ चुकी थी। उसका नाम नेहा था और वह रोहन के ऑफिस में काम करती थी। नेहा और रोहन के बीच दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे प्रेम संबंध में बदल गई। रोहन ने नेहा में वो सब कुछ पाया जो उसे अपनी जिंदगी में अब मधु के साथ नहीं मिल रहा था। नया उत्साह, नई ऊर्जा और रोमांच। रोहन का यह प्रेम संबंध धीरे धीरे उसकी शादीशुदा जिंदगी पर हावी होने लगा। वह नेहा के साथ समय बिताने के लिए घर से झूठ बोलकर बाहर जाने लगा। उसने यह भी महसूस किया कि अब वह मधु के साथ उतना सहज नहीं है जितना पहले हुआ करता था। नेहा को भी इस बात का एहसास था कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ जुड़ रही है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को रोहन के प्रति रोक नहीं पाया। दोनों ने इस रिश्ते को छुपाकर रखने का फैसला किया, लेकिन यह रिश्ता धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। मधु को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रोहन के जीवन में कोई और है, लेकिन उसने महसूस किया कि रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने देखा कि रोहन अब घर आने पर बच्चों के साथ खेलता नहीं, मधु के साथ समय नहीं बिताता और हर छोटी बड़ी बात पर बहस करने लगता है। मधु ने कई बार रोहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोहन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। मधु को यह बात अंदर से खाए जा रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उनके रिश्ते में यह दरार क्यों आ रही है। एक दिन जब मधु ने रोहन से इस बारे में सीधा सवाल पूछा, तो रोहन ने गुस्से में कहा, तुम्हें हर चीज में शक करने की आदत हो गई है। मेरे पास काम का बहुत दबाव है और तुम मुझे समझने की बजाय उल्टा मुझ पर ही सवाल उठा रही हो। मधु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानती थी कि अगर वह इस बारे में और कुछ कहेगी तो रोहन और भी नाराज हो जाएगा। लेकिन उसके मन में यह सवाल जरूर उठने लगा कि क्या सच में रोहन के जीवन में कुछ ऐसा है जो वह उससे छुपा रहा है। समय बीतता गया और रोहन और मधु के बीच की दूरियां और भी बढ़ने लगीं। घर में अब झगड़े होना आम बात हो गई थी। बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा था। वे दोनों माता पिता के बीच की अनबन को समझने लगे थे और यह उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा था। मधु और रोहन के बीच हर छोटी बात पर बहस होने लगी। रोहन का देर से घर आना, बच्चों के स्कूल के मुद्दों पर ध्यान ना देना और घर की जिम्मेदारियों से बचना,
इन सब बातों ने मधु को परेशान कर दिया। उसने कई बार रोहन से प्यार और समझदारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन हर बार यह कहकर बात टाल देता कि वह काम में व्यस्त है। मधु ने रोहन के इस व्यवहार को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह सोचती थी कि क्या उसने खुद ही ऐसा कुछ किया है जिससे रोहन उससे दूर हो गया है, या फिर रोहन के जीवन में कोई और बात है जो वह उसे बता नहीं रहा। मधु की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस मुद्दे पर रोहन से साफ साफ बात करेगी। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह जानना चाहती है कि आखिर रोहन के मन में क्या चल रहा है। जब रोहन देर रात घर आया तो मधु ने उससे सीधे पूछ लिया, रोहन, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और है? रोहन ये सवाल सुनकर चौंक गया। उसने मधु को देखकर कहा, तुम्हें यह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मधु ने जवाब दिया, रोहन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे और मैं जानना चाहती हूँ कि इसका कारण क्या है। रोहन ने गुस्से में आकर कहा, मधु, तुम हर बात को गलत समझ रही हो। मेरे पास काम का बहुत दबाव है और तुम मुझ पर बिना वजह के शक कर रही हो। मधु ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो कृपया मुझे सच बताओ। मैं सब कुछ समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे झूठ में मत रखो। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मधु की यह रात चिंता और बेचैनी में बीत गई। उसने सोचा कि वह क्या करे, क्या वह रोहन का सामना करे या फिर उसे खुद ही सब कुछ जानने का प्रयास करे। मधु ने अगले कुछ दिनों में रोहन के व्यवहार पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि रोहन का फोन अब हमेशा साइलेंट मोड पर रहता है और वह अक्सर घर से बाहर जाने के बहाने ढूंढता रहता है। मधु को संदेह हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो वह नहीं जानती। मधु के मन में रोहन को लेकर उठते सवालों का कोई अंत नहीं था। उसने एक बार फिर ऋतु से बात करने का फैसला किया, जो न केवल उसकी सहेली थी बल्कि रोहन के ऑफिस में भी काम करती थी। तूने पहले ही उसे रोहन और नेहा के रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन मधु के मन में अब इस बात की पुष्टि करने की इच्छा जाग रही थी। मधु ने ऋतु से मिलने का समय तय किया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। मधु ने कहा, ऋतु, मुझे अब और इंतजार नहीं करना है। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि रोहन और नेहा के बीच क्या चल रहा है। ऋतु ने पहले मधु को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मधु के संकल्प को देखा तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ऋतु ने कहा, ठीक है मधु, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर इस सच का सामना करेंगे। ऋतु ने अपनी ऑफिस की जानकारियों के आधार पर पता लगाया कि रोहन और नेहा किस दिन और किस समय आमतौर पर बाहर मिलते हैं। उसने मधु को बताया, मैंने सुना है कि वे लोग अक्सर शुक्रवार की शाम को एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हम इस शुक्रवार को वहां जा सकते हैं, सच का सामना कर सकते हैं। मधु ने इस योजना पर सहमति जताई। उसने अपने मन को मजबूत किया और तय किया कि चाहे जो भी हो, वह इस सच का सामना करेगी। शुक्रवार की शाम मधु और ऋतु ने उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचने की तैयारी की जहां रोहन और नेहा मिलने वाले थे। ऋतु ने मधु को समझाया कि वह ज्यादा ध्यान आकर्षित ना करे और चुपचाप सब कुछ देखे और रिकॉर्ड करे। मधु ने अपने फोन को अच्छे से चार्ज किया और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह क्या देखने वाली है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही मधु और ऋतु ने देखा कि रोहन और नेहा एक कोने की टेबल पर बैठे हुए थे। वे दोनों बहुत ही आराम से बात कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर हो रहा था कि वे सिर्फ सहकर्मी नहीं
बल्कि उससे भी बढ़कर खुश थे। मधु ने अपने फोन को चालू किया और चुपचाप उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करने लगी। उसने देखा कि रोहन ने नेहा का हाथ पकड़कर रखा था और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर मधु का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और वीडियो रिकॉर्डिंग करती रही। रोहन और नेहा दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी बातें और हाव भाव इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति गहरे जुड़ाव में थे। मधु ने चुपचाप वह वीडियो रिकॉर्ड किया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। उसने रितु को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं जान गई हूँ कि रोहन ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अब इससे आगे क्या करूंगी, यह सोचने का समय आ गया है। मधु का दिल अब टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह रोहन से क्या कहेगी और इस सच का सामना कैसे करेगी। उसने सोचा था कि वह रोहन को एक और मौका देगी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मधु घर वापस आ गई, लेकिन उसके मन में एक भारी बोझ था। उसने अपने बच्चों को देखा और सोचा कि वह अब उनके लिए क्या करे। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रोहन और नेहा का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रात भर मधु ने जागते हुए बिताया, सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह रोहन से इस बारे में बात करेगी, लेकिन इससे पहले वह अपने मन को पूरी तरह से शांत करेगी और सोच समझकर कोई निर्णय लेगी। मधु ने अब रोहन से बात करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने तय किया कि वह इस बारे में रोहन से तब बात करेगी जब वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उसने ऋतु को इस बारे में बताया और कहा, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन पहले मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। ऋतु ने मधु को सहारा देते हुए कहा, मधु जो भी फैसला तुम लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखना तुम अपने बच्चों के लिए सबसे मजबूत होनी चाहिए। मधु ने खुद को शांत करते हुए फैसला किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। उसने सोचा कि वह इस सच का सामना करेगी, लेकिन पहले वह रोहन से सीधे सवाल करेगी और देखेगी कि वह उसे क्या जवाब देता है। मधु के मन में अब भी एक बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था। उसने वह वीडियो कई बार देखा और हर बार उसका दिल और भी टूटता गया। उसने सोचा कि क्या वह रोहन को माफ कर पाएगी या फिर उसका रिश्ता अब टूट चुका है। मधु ने खुद से वादा किया कि वह अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाएगी। उसने फैसला किया कि वह रोहन से इस बारे में बात करेगी, लेकिन उसे पहले खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। मधु ने तय किया कि वह इस सच का सामना करेगी और रोहन से इस बारे में सीधे सवाल करेगी। उसने ऋतु से कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं रोहन से सब कुछ पूछूंगी और उसे बताऊंगी कि मुझे सब पता चल चुका है। ऋतु ने मधु को हिम्मत दी और कहा, मधु तुमने जो देखा है वह सच है, लेकिन तुम्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सही फैसला लेना होगा। मधु ने ऋतु को धन्यवाद दिया और रोहन से सामना करने की तैयारी में जुट गई। उसने अपने मन को शांत किया और खुद को उस कठिन समय के लिए तैयार किया जब वह रोहन से इस बारे में बात करेगी। उन्हें अपने पति रोहन से बात की तो रोहन पहले तो कुछ कहने को तैयार ना था। वह बोला, यह सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। लेकिन आज मधु ने भी ठान लिया था कि वह रोहन के मुंह से सच उगलवा कर रहेगी। जब रोहन ने यह नहीं माना कि उसका किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, तो मधु ने वह वीडियो दिखाई जो उसने उस रेस्टोरेंट में बनाई थी। रोहन ने जैसे ही उस वीडियो को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अब समझ चुका था कि अब उसका कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। उसने फिर मधु से साफ तौर पर कह दिया, देखो मधु, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। वह भी मेरी शादी के बारे में जानती है।
तो मधु रोहन की बात को बीच में काटते हुए बोलती है, रोहन पसंद तो तुम मुझे भी करते थे। तुमने तो मुझे 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, तो फिर मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? तो रोहन बोलता है, वह कुछ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं नेहा के बिना नहीं रह सकता, समझी तुम? मधु बोलती है, क्या तुम्हें एक बार भी हमारे बच्चों के बारे में ख्याल नहीं आया ऐसा करते हुए? अरे रोहन, इस बारे में एक बार तो सोच लेते कि ऐसा करने से हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तब रोहन चिढ़ते हुए बोलता है, अब तब मुझे नहीं पता, और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें जो करना है वह करो, पर मेरा पीछा छोड़ो, और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। मधु आंखों में आंसू लिए धम से जमीन पर बैठ जाती है। आज वह जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आज उसी ने उसको धोखा दे दिया था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा करेगा। वह खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में बार बार यही विचार आ रहा था, सब कुछ खत्म हो गया है, अब उसको और नहीं जीना है। उसने डिसाइड कर लिया कि वह खुद को मार देगी। सिर्फ खुद को अंत कैसे करना है, वह सिर्फ यही सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा था, सभी ओर बिल्कुल शांति थी। अपनी ही सोच में डूबी वह नीचे बैठकर बहुत समय तक एकटक फर्श को ही देखे जा रही थी। रात के 2 बज चुके थे और अचानक वह चीख कर बोलती है, नहीं, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अभी ऐसा बोलकर तुरंत वह एक जोश के साथ उठी और दूसरे रूम में जाकर, जिसमें एकदम सन्नाटा पसरा था, गले में फांसी का फंदा डालने लगती है। तभी कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। मधु का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण मधु की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, माँ चीकू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो? देखो ना चीकू कितना रो रहा है। मधु भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपने गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? हमको बहुत डर लग रहा था, तुम इस तरह से हम दोनों को छोड़कर मत जाया करो। मधु ने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो जाते हैं और मधु भी रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, लेकिन मधु की आंख नहीं खुली। तभी मधु की काम वाली कांता जी आई और कांता जी की आवाज से एकदम मधु की नींद खुलती है। कांताबाई मधु से बोलती है, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बड़ी मैडम भी घर पर नहीं है और आप यूं ही दरवाजा खोलकर सो रही हैं। मधु खुद को संभालते हुए बोलती है, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में देखती है तो 9:30 बज चुके थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मधु ने कांताबाई से पूछा तो कांताबाई बोली, क्या बताऊं मैडम, अपनी चौथी गली में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेचारे के 2 बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 5 साल का। यह सुनकर मधु को तो एकदम धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कांताबाई ये कब हुआ? कांताबाई ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति का दूसरी औरत से संबंध था। कमबख्त अभी तक नहीं आया। यह सब सुनकर मधु अचानक से गुस्से में बोलती है, क्या हुआ? वह आया या नहीं आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। वह तो बेचारी मरकर चली गई। यह सुनकर कांताबाई मधु के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है।
आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वह भी ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुखों को मैं भली भांति समझ सकती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। कांताबाई मधु से बड़े ही प्रेम से बोलती हैं, आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत ही आते रहते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि हम अपनी जान दे दें। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूम फिर कर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। जो आपको सम्मान नहीं देता, जो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी भी परवाह नहीं है, उसके लिए आप अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहती हैं। ऐसे आदमी का अपनी जिंदगी में होना भी ना होने के बराबर है। तो हम क्यों अपनी कीमती जिंदगी उस आदमी के लिए कुर्बान करें जिसको हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जिसको आपकी कदर हो। आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है, क्या हम उनके लिए नहीं जी सकते? कांताबाई की बात सुनकर मधु की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। मधु कांताबाई को गले लगाकर रोने लगी। कांताबाई मधु को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठती हैं और बोलती हैं, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचती रहोगी। और हाँ मैडम, कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठाना। यह घर जितना आपके पति का है उतना आपका भी है। ये बचाने को आपसे जो हो सके वह करिए। बिना लड़े कभी भी हार मत मानना मैडम। और कांताबाई मधु का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती हैं, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। कांताबाई को इस तरीके से हाथ हिलाकर डायलॉग बोलकर देखकर मधु की भी हंसी छूट गई। लेकिन आज कांताबाई की बात सुनकर मधु का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। उसने तुरंत ही निर्णय लिया कि वह अपनी पूरी बात सासू माँ को बताएगी, क्योंकि उस समय सुमन जी घर पर नहीं थीं। वह एक महीने के लिए अपने किसी कार से बाहर गई हुई थी। एक दो दिन बीते सुमन जी अपने घर आ जाती हैं तो मधु अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है। सुमन जी के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने बेटे से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ ऐसा करेगा। सुमन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। लेकिन उन्होंने अपनी बहू का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बहू मधु के साथ मिलकर बुटीक के लिए एक अच्छा स्थान खोजा और उसके उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। सुमन जी ने अपने सामाजिक संबंधों का उपयोग करते हुए मधु के बुटीक को प्रमोट किया। उन्होंने भी अपना पूरा ध्यान बुटीक की सफलता पर लगाया। बुटीक की सफलता ने मधु को आत्मनिर्भर बना दिया और सुमन जी को अपनी बहू पर गर्व महसूस हुआ। सुमन जी ने अपनी बहू मधु का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और उसे अपने अनुभवों से बहुत कुछ सिखाया। मधु को भी एक सहारा चाहिए था जो सुमन जी ने बखूबी निभाया। मधु अपनी हर खुशी और दुख को अपनी सासू माँ सुमन जी के साथ बांटती। जब कभी उसे कोई समस्या होती तो वह उनसे पहले सलाह लेती। सुमन जी ने अपनी बहू को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने दिया। जब सुमन जी ने अपने पति को अपने बेटे की सारी बात बताई तो वह भी दंग रह गए। मधु के सास ससुर ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी जायदाद से रोहन को हटा देंगे और सारी जायदाद मधु और उसके बच्चों के नाम कर देंगे। रोहन को जब यह बात पता चली कि उसके माता पिता ने उसको जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उसको एक धक्का सा लगा। रोहन से उसके माता पिता ने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और वह अपनी बहू और पोते पोती के साथ खुश रहने लगे।
आज सुमन जी ने साबित कर दिया था कि एक औरत ही औरत के दर्द को समझ सकती है। उन्होंने अपने बेटे का साथ ना देकर अपनी बहू का साथ दिया। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा कभी भी कोई मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आए भी तो आत्महत्या इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या समाधान हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।